आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने रिलीज से पहले ही पूरे देश और कोर्ट्स में बवाल मचा दिया था, जननायकन। ये फिल्म कोई बाकी फिल्मों जैसी नहीं है। ये तमिलनाडु के करंट चीफ मिनिस्टर थलपति विजय की आखिरी फिल्म है। एमजी रामचंद्रन के बाद शायद ही हमने कभी ऐसा सीन देखा है जहाँ एक रेनिंग सीएम की मूवी बड़े पर्दे पर आ रही हो। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले हमें फिल्म की ऑफ स्क्रीन कंट्रोवर्सीज और डिलेज के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या आपको पता है कि जननायकन को थिएटर्स तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही लंबा और पेनफुल स्ट्रगल करना पड़ा, जिसके चलते रिलीज से पहले ही एक लॉस मेकिंग वेंचर बन गई थी ये मूवी। ये फिल्म एक्चुअली 9 जनवरी 2026 को आने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड, सीबीएफसी और कुछ कंप्लेंट्स की वजह से ये फिल्म वहां पर अटक गई। मद्रास हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेशन पर स्टे लगा दिया और केवीएन प्रोडक्शंस को रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। 9 अप्रैल 2026 को ये पूरी की पूरी फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई। लोगों ने इसे इलीगली देखना शुरू किया, जिसके कारण प्रोड्यूसर्स को मैसिव फाइनेंशियल लॉस भी बेयर करना पड़ा था। एंड फाइनली सारे सेंसरशिप इश्यूज और लीगल बैटल्स रिजॉल्व करने के बाद ये मूवी आज हमारे सामने है, वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अब आते हैं मुद्दे पर। जननायकन एक्चुअली 2023 की तेलुगु हिट भगवंत केसरी का एक पार्शियल रीमेक है। स्टोरी फोकस करती है विजय पर, जो कि एक एक्स पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। उनके एक डिसीज फ्रेंड की बेटी, जिसका रोल ममिता बैजू ने बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। विजय का कैरेक्टर इस बच्ची को बड़ा करता है और उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से लड़ने में उसकी मदद करता है। उनका अल्टीमेट गोल है कि वो इस लड़की को एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाए ताकि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सके। लेकिन हीरो की लाइफ में बिना विलन के मजा कहाँ आता है। इस प्रोसेस में उसका सामना होता है कुछ बेहद करप्ट और पावरफुल लोगों से, जो प्योरली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करना चाहते हैं। कहानी का इमोशनल कोर उस बाप बेटी जैसे रिलेशन में है और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट उस करप्ट और पॉलिटिकल सिस्टम से लड़ने में है। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस पर। जो मेन कैरेक्टर्स है, जैसे थलपति विजय एक गार्डियन वाले रोल में, वो बहुत ही मैच्योर और नेचुरल लगते हैं। ममिता बैजू, इन्होंने ट्रॉमा से भरी एक लड़की का सफर बहुत ही परफेक्टली पोर्ट्रे किया है। उनका कैरेक्टर आर्क इस मूवी की जान बन जाता है। लेकिन जब बात आती है लॉर्ड बॉबी की, ऑनेस्टली उनका परफॉर्मेंस मुझे अल्फा का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन लगा यहाँ पर। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो भी ये वाला फील आता है कि उन्होंने अपने अल्फा वाले कैरेक्टर को ही यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है या कॉपी पेस्ट कर दिया है। सेकंड हाफ में एक पर्टिकुलर सीन जरूर है जहाँ पर उनका कैरेक्टर थोड़ा क्रेजी हो जाता है, जहाँ पर वो अपने ऑल्टर ईगो या फिर अपने माइंड से बात करने लगता है। अगर हम उस एक सीन को छोड़ देना तो ये उनकी पूरी परफॉर्मेंस अल्फा का पार्ट 2 लगता है, जो खुद एनिमल के परफॉर्मेंस का पार्ट 2 थी। आई कंप्लीटली एग्री। जब बॉबी देओल ने एनिमल के साथ अपना ग्रैंड कमबैक किया था, वो सर पे ग्लास रख के डांस करते हुए वो एंट्री जो उन्होंने ली थी, वो एक आइकॉनिक और फ्रेश मोमेंट था। पर अब उनका ये एक्ट बहुत रेपिटेटिव होता जा रहा है। लिटरली उनके डायलॉग डिलीवरी में भी कुछ खास वेरिएशंस नहीं है। अल्फा जैसी प्लेन एंड फ्लैट लगती है बिल्कुल। और अब उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी प्रेडिक्टेबल हो चुकी है कि आपको पता चल जाता है कि ओके, अब ये डायलॉग ये इसी तरह से बोलने वाले हैं। अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो बाकी सब ने तो ठीक ठाक काम कर लिया है अच्छी तरह से। पर एक इशू जो मुझे काफी खटका, लीड एक्टर्स के बचपन वाले फ्लैशबैक सीन्स, उसमें जिस एक्टर ने इनके पापा का रोल प्ले किया है, उनके एक्सप्रेशंस पूरा टाइम बिल्कुल ब्लैंक जाते हैं। वहाँ वो इमोशनल कनेक्ट मिस हो जाता है, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी में एंड दिस कैरेक्टर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इमोशन इन द स्टोरी। इट एटलीस्ट हैड द पोटेंशियल टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ इमोशन इन द स्टोरी, वो नहीं ला पाता। और फाइनली एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इस फिल्म का ये है कि इसकी हिंदी डबिंग बहुत खराब हुई है। ये हिंदी डबिंग इतनी प्लेन है कि रिक्वायर्ड इमोशन डिलीवर ही नहीं हो पाता। और बाकी साउथ इंडियन आर्टिस्ट का तो ठीक है, फिर भी हम समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूजा हेगड़े और बॉबी देओल ने अपना कैरेक्टर के लिए खुद हिंदी में डब क्यों नहीं किया। अगर वो अपनी खुद की आवाज दे पाते इन कैरेक्टर्स को, तो डेफिनेटली इन कैरेक्टर्स में और ज्यादा फ्लेवर आता और उनकी परफॉर्मेंस और लाइव लगती और अलाइव लगती स्क्रीन पे। ऑल्सो अबाउट लॉर्ड बॉबी, इनका कैरेक्टर का एनिमल में ये लुक था, अल्फा में ये लुक था, बंदर में ही लुक लाइक दिस, एंड इन दिस मूवी ही लुक्स लाइक दिस। I genuinely don't understand why these big actors, such talented actors who have nothing to worry about, किसी चीज में कोई कमी नहीं है इनके पास, why are they not stepping out of their comfort zone and experimenting with the looks of their characters? अब बात करते हैं प्रकाश राज सर की। Obviously we all know that he is an amazing actor, हम सबको पता है उनका कैलिबर क्या है। But in this film, his character just feels like another extension of his iconic role in Singham, which is जयकांत शिकरे। इनफैक्ट अगर परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट के बेसिस पे हम कंपेयर करें तो जयकांत शिकरे के कैरेक्टर में करंट रोल से कई गुना ज्यादा लाइफ और सोल थी। यहाँ उनका रोल थोड़ा फ्लैट फील होता है, जिसमें वो डेप्थ और एंगेजिंग फैक्टर मिसिंग लगता है। एच विनोद की डायरेक्शन टेक्निकली काफी साउंड है। इस फिल्म का एक्शन आनंद आरसू ने कोरियोग्राफ किया है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल चाहे वो साउथ इंडियन मूवीज हो या हिंदी सिनेमा हो, ओवरऑल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा रेपिटेटिव होने लगे हैं। लिटरली अब सब ऑडियंस को पता चल गया है कि कौन सा शॉट लगने वाला है, फिर एकदम हाई स्पीड में हीरो आने वाला है, फिर ऐसे नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि कभी कभी मेकर्स थोड़ा प्रॉप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो यहाँ पर भी हुआ है। एक स्टार्टिंग के एक्शन सीक्वेंस में एक एक्स के साथ थोड़ा सा इन्होंने किया है क्रिएटिव कुछ तो भी, लेकिन वो सिर्फ एक विजुअल ट्रीट जो है ना, वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए रहता है और ऐसा लगता है ओ वाओ नाइस, बस इतना ही होता है वो। उसके आगे
फिर से वही एक्शन शुरू हो जाता है. इट्स जस्ट गेटिंग अ लॉट मोनोटोनस नाउ. आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हम एक्शन सीक्वेंसेस को थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच दे दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ब्लास्ट देखी है फिल्म, तो उसमें भी हाई स्पीड शॉट्स बहुत है, पर उसका एक्शन बिल्कुल ग्राउंडेड और ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर कराटे और मार्शल आर्ट्स पर बेस्ड है. एंड टू बी लाइक रियली ऑनेस्ट, मुझे ना पर्सनली पंचायत सीरीज का जो वॉयलेंस है ना, मुझे वो बहुत पसंद आता है. मतलब वहाँ कोई पॉलिश कोरियोग्राफी नहीं है, कोई भी कहीं से भी कुछ भी उठाकर किसी को भी मार रहा है, जस्ट रैंडम. एक सीन में तो किसी ने गैस सिलेंडर उठा के किसी के सर पे मारा था. तो वो जो रॉ और रियलिस्टिक फाइट होती है ना, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हीरोज से वैसी फाइट करवाओ, बट उसका एक अलग ही मजा है. आजकल के मेन स्ट्रीम एक्शन सीन्स पर ना कुछ ज्यादा ही सिनेमैटिक और ओवर स्टाइलाइज्ड हो गए हैं, जिसमें वो रियल इमोशन और इम्पैक्ट बिल्कुल मिसिंग लगता है. एक्शन सेट पीसेस विजुअली स्टनिंग है, लेकिन अगर मैं थोड़ा क्रिटिकल होकर बोलूँ तो स्क्रिप्ट में बहुत सारी जगहों पर ना 90s के ओवर द टॉप हीरो वर्शिपिंग वाली वाइब आती है. और अब आता है मूवी के सबसे वीक पॉइंट पर, VFX. इस मूवी के VFX सच में बहुत खराब है. वो बॉम्ब ब्लास्ट, आग, बाकी सब कुछ बहुत नकली दिखता है. एंड यू नो व्हाट, जब भी मैं स्क्रीन पर कोई गंदा CGI और VFX देखती हूँ ना, क्रिस्टोफर नोलन की इज्जत मेरे दिल में ना ऐसी इतनी बढ़ जाती है. लाइक सीरियसली, यहाँ इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं, इस फिल्म का बजट इतना मैसिव होता है, एंड स्टिल इट लुक्स सो फेक एंड अनरियल. इस फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र ने किया है. और एक चीज़ जो मुझे इस मूवी के म्यूजिक में अच्छी लगी, वो ये कि स्टार्टिंग में कुछ सीक्वेंसेस पे ना जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, उसमें एक स्लाइट बीट बॉक्सिंग एलिमेंट इसमें इन्होंने यूज़ किया है. मैं श्योर नहीं हूँ कि वो किसी फीमेल बीट बॉक्सर की वॉइस है या मेल, बट सुनने में तो फीमेल जैसी लग रही थी. बट एनीवेज, मुझे वो नए और फ्रेश बीट्स बहुत अच्छे लगे. उनका ये एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन उसके अलावा म्यूजिक के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी फिल्म के दौरान बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक लगता है. एक तो इसमें इतने सारे बिल्डअप शॉट्स दिए हैं कि वो टिपिकल साउथ इंडियन मसाला स्टाइल, जहाँ पर हीरो पूरी फिल्म में लगभग 3-4 बार एंट्री होती है हीरो की, और वो हर एंट्री में एक नया म्यूजिक, एक नया हैवी म्यूजिक ट्रैक बजने लगता है. और अगर सॉन्ग्स की बात करें तो उनका प्लेसमेंट बिल्कुल अननेसेसरी है. अगर इस फिल्म के गाने निकाल भी दिए जाए ना, तो भी मूवी पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. उल्टा गाने आपको प्लॉट से थोड़ा और दूर भेज देते हैं. अगर प्लॉट और स्क्रीन प्ले की बात करें तो फिल्म की पेसिंग फास्ट जरूर है, पर स्टोरी में लॉजिक सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में ही आपको नजर आएगा. उसके बाद फिल्म ऐसी इलॉजिकल टेरिटरी में चली जाती है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मूवी जा कहाँ रही है. एक एक्स पुलिस ऑफिसर अचानक से पॉलिटिक्स में चला जाता है. सच कहूँ तो एक पॉइंट पर लिटरली ऐसा लगने लगता है कि ये फिल्म के जरिए थलपति विजय कहीं अपने पॉलिटिकल कैंपेन तो नहीं चला रहे. और क्लाइमैक्स देखकर तो 100% यही फीलिंग आती है कि विजय सर डायरेक्ट इंडिया के PM बनने की तैयारी कर रहे हैं. अगर प्लॉट के लूप होल्स की बात करें, इस फिल्म में ना एक बहुत ही वियर्ड सीन है जहाँ पर ममिता बैजू के चाइल्डहुड का फ्लैशबैक चल रहा है. उसके पापा को विजय के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना होता है कि बच्ची को लाउड नॉइजेस से ट्रॉमा है. तो नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि बताते हैं कि, और वो भी धीरे आवाज़ में बताते हैं कि नहीं नहीं बाबा, इसको ट्रॉमा है, लाउड नॉइजेस इसको सहन नहीं होते. इसके पापा क्या करते हैं, लाउड नॉइज करके बताते हैं. क्यों? कि देखो इसको कैसा ट्रॉमा है. और एक्चुअली ये जो सीन है ना, ये थोड़ा सा इमोशनल सीन है, बट इमोशनल होने के बजाय ना, मतलब मुझे जेन्युइनली हंसी आ गई थी इस सीन पे. लाइक ऐसे कौन से पापा होते हैं यार. इसकी जगह अगर वो नॉर्मल विजुअल्स दिखाकर फादर की वॉइस ओवर के साथ कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखा देते ना, तो आई थिंक थोड़ा बेटर इम्पैक्ट पड़ता. एक और चीज़ जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, वो है बॉबी देओल के हेंचमैन. उनका एक प्रॉपर एलैबोरेट मेकअप किया हुआ है. फेस के बीच में एक रेड बैंड पेंट है, और वहाँ पर उनकी आईज के पास कुछ वाइट कुछ तो है, एंड प्रॉपर काजल वगैरह लगाया है, और उन्होंने एकदम सूट बूट पहनकर वो लोगों को मारने आए हैं. मतलब मैं बस यही सोच रही थी कि ऐसे कौन से गैंगस्टर्स हैं जिनके पास इतना टाइम है कि लोगों को मारने जाने से पहले हम थोड़ा तैयार हो लेते हैं, मेकअप शेकअप कर लेते हैं, थोड़ा टचअप वचअप करवा लेते हैं, और फिर चले जाते हैं. और सिर्फ इतना ही नहीं, इस इंटेंस पॉलिटिकल फैमिली ड्रामा के बीच इन्होंने अचानक से गुड टच और बैड टच का एक एजुकेशनल एपिसोड डाल दिया है. ये मतलब आई अंडरस्टैंड दैट मैसेज इज नेसेसरी, मतलब बच्चों को पता होना चाहिए, बट इस फिल्म में ये बहुत अननेसेसरी और बहुत एलियन वाली चीज़ है. ये इस फिल्म में ये स्टोरी को अलग दिशा में नहीं ले जाती है, ये स्टोरी को ब्रेक करके पता नहीं क्या करती है ये स्टोरी के साथ. इट्स नॉट गुड. अगर ये पार्ट नहीं भी होता, इनफैक्ट ये पार्ट अगर होता ही नहीं ना, तो ही ये स्टोरी स्मूथली चलती. और एक जो बिगेस्ट प्लॉट होल मुझे इस फिल्म का लगता है, वो है कि ये फिल्म अचानक से साई-फाई बन जाती है यार. बॉबी देओल का कैरेक्टर एक DCP है, मतलब पुलिस बैकग्राउंड से है, पर क्लाइमैक्स में उसके पास आयरन मैन लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है. फ्लोटिंग स्क्रीन है उसके पास में, ही इज लाइक होल्डिंग दैट फ्लोटिंग स्क्रीन इन हिज हैंड, एंड लोगों को मारने के लिए इनके पास रोबोट और रोबोटिक डॉग्स आ जाते हैं. नहीं, मेरा क्या कहना है कि अगर आपको विलन को इतना ही टेक्निकली एडवांस दिखाना था, तो बैक स्टोरी में टेक्निकल रीजनिंग भी दे देते हैं ना. एक सीन अगर डाल देते कि
वो टेक्निकली बहुत एडवांस्ड इंसान है, या फिर उसने किसी साइंटिस्ट को हायर किया है अपने लिए रोबोट्स बनाने के लिए, उसकी एक लैब है रोबोट्स वाली। तो एक सीन, सिर्फ एक सीन, क्लाइमैक्स में अचानक से रोबोट्स देख के ना ऑडियंस जेन्युइनली थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। कहानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें कोई सॉलिड नैरेटिव थ्रेड नहीं है। पहले 25 मिनट फैमिली ड्रामा चलता है, रोना धोना चलता है, इमोशंस आते हैं, फिर अचानक से पॉलिटिक्स आ जाता है, फिर सडनली साईफाई हो जाता है, रोबोट्स आकर मारने लग जाते हैं, और एंड में अचानक से डेमोक्रेसी और वोटिंग राइट्स पर ज्ञान मिलने लगता है। मतलब जब एक स्टोरी इतनी कैजुअली अलग अलग जॉनराज में जंप करती है तो वो थ्रेड कहीं ना कहीं छूट जाता है। और एक सबसे बड़ा सवाल इस फिल्म से रिलेटेड ये है कि इस फिल्म में पूजा हेगड़े का कैरेक्टर क्यों है? बिल्कुल अननेसेसरी है। I mean, उनके कैरेक्टर के होने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि वो एक फॉर्म पे किसी की साइन लेती है एंड कुछ गूगल करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालती है। ये कोई भी कैरेक्टर कर सकता था, इनफैक्ट ये ममिता का कैरेक्टर भी कर सकता था। इवन जो थोड़ा बहुत इनका रोमांटिक एंगल एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है इस फिल्म में, उसमें भी कोई सेंस नहीं बनता। इनके जितने भी रोमांटिक सीन्स हैं वो बहुत ही अलूफ और डिस्टेंट लगते हैं। हाँ, वो विजय सर के कैरेक्टर से इम्प्रेस क्यों हुई है और वो क्यों पसंद करने लगी है, वो रीज़न चलो थोड़ा सा क्लियर होता है इसमें, लेकिन उसके आगे उनका बॉन्ड कैसे प्रोग्रेस करता है, मतलब बिना किसी प्रॉपर बिल्डअप के ऑल ऑफ सडन दे जस्ट स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। और वो ट्रांजिशन इतना अब्रप्ट है कि एज ऑडियंस आपको उनके बीच का वो रोमांटिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी फील नहीं होती। तो क्या आपको जननायकन देखनी चाहिए? नाउ सी, ऐसी लार्जर देन लाइफ फिल्म्स OTT पर, लैपटॉप पर या अपने फ़ोन पे अकेले देखने में कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको बहुत ही ग्रैबिंग या फिर लॉजिक ड्रिवन मास्टरपीस चाहिए तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। ये फिल्म आपको बहुत लाउड और सेंसलेस लग सकती है। लेकिन अगर आपको थिएटर वाला सेलिब्रेशन चाहिए या फिर थलपति विजय का ऑरा बड़े पर्दे पर आखिरी बार विटनेस करना चाहते हो तो ये फिल्म आप जरूर देखें। अदरवाइज देयर इज नो रीजन टू वॉच दिस फिल्म। लेकिन फिर भी अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।